सीजन 2 की शुरुआत में हमें वेडनेसडे नजर आई, जिसमें वो एक सीरियल किलर के बेसमेंट के अंदर कैद थी और वो उसे मारने वाला था। फिर वेडनेसडे ने बताया कि वो वहां पर कैसे पहुंची, जिसमें ये कहानी 6 हफ्ते पहले शुरू हुई और वेडनेसडे ने 6 हफ्तों पहले गुडी की बुक से अपनी पावर्स को कंट्रोल में करना सीख लिया था। और उसके बचपन से एक ही सपना था, जिसमें स्कैल्पर नाम के एक कातिल को वो ढूंढ रही थी, जो कि छोटी बच्चियों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें मारता था। लेकिन उसके एक शिकार में एक लड़की का खिलौना उसने क्राइम सीन पर गिरा दिया था, जो कि थिंग ने पुलिस स्टेशन से चुरा लिया। फिर वेडनेसडे ने उसकी पावर को यूज करके खिलौने से विजन्स देखे और उसे स्कैल्पर कहां पर रहता था ये चीज पता चल गई। फिर वेडनेसडे वहां से कैनवास सिटी जाने के लिए एयरपोर्ट पर आई, तब उसे एयरपोर्ट पर रोका गया और वेडनेसडे ने उसके सारे हथियारों को निकाला। तब ऑफिसर्स वहां पर चौंक गए और फिर उन लोगों को वहां पर थिंग भी मिला। तब वेडनेसडे कहती है कि एक डेमी हैंड है जो कि मेकअप में यूज होता है और वहां पर थिंग ने खुद के लिए मॉइस्चराइजर क्रीम ली थी। तब ऑफिसर ने उसे अपने पास रख लिया और वेडनेसडे भड़क कर थिंग को लेकर निकली और वेडनेसडे ने स्कैल्पर को उसके घर पर ढूंढ लिया और पूछा कि क्या तुम ऑनलाइन मर्डर कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, और वो उसे शॉक देने गई। तब स्कैल्पर ने उसे पकड़ लिया, जिसके चलते वेडनेसडे को उसके बेसमेंट के विजन्स दिखे और वो बेहोश हो गई। कुछ देर बाद वेडनेसडे सीरीज के पहले सीन की तरह कैद थी। तब वहां पर स्कैल्पर अपने चाकू लेकर उसके पास आया और वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट बनाया है। और फिर उसने वेडनेसडे को उसी की जैसी बनाई गई डॉल दिखाई, जिसमें वो लड़कियों को मारने से पहले उनकी जैसी डॉल बनाता था। तब वेडनेसडे कहती है कि मेरा भी हाथ काफी कमाल का है। तब वहीं पर थिंग ने स्कैल्पर पर हमला कर दिया और उसे काफी ज्यादा पीटा। तब तक वेडनेसडे आजाद हो चुकी थी। तब थिंग ने देखा कि वेडनेसडे के काले आंसू विजन्स देखने के साथ निकलते थे। तब वेडनेसडे ने इस बारे में किसी को कुछ भी बताने से मना किया और वेडनेसडे को अब स्कैल्पर से अपने चाकू के साथ बदला लेना था। कुछ दिनों के बाद स्कैल्पर के पकड़े जाने के बारे में न्यूज में छप चुका था और वेडनेसडे को गुडी की बुक में काले आंसू के बारे में कुछ नहीं पता चला। तब मोर्टिशिया ने वेडनेसडे को चलने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें अब स्कूल वापस जाना था। फिर वो लोग आगे बढ़े। तब पग बिजली के झटके देने की पावर्स सीख चुका था। साथ ही हम लोगों को यह भी पता चला कि गोमेज के पास कोई भी सुपर पावर नहीं थी और वेडनेसडे ने उसके भाई को पावर दिखाने के लिए धमकाया। तब पग ने अपनी पावर से एक स्टॉप बोर्ड को भी हटा दिया, जिसके चलते रोड्स पर काफी सारे एक्सीडेंट हो गए। दूसरी तरफ जंगल में एक शादीशुदा आदमी अपने गर्लफ्रेंड से मिलकर उसके साथ चुम्मियां ले रहा था और तब एक प्राइवेट डिटेक्टिव कैल उनके फोटोज निकालने लगा। वहीं पर कैल ने देखा कि वहां पर काफी सारे कौवे आ चुके थे और उन सभी ने कैल पर हमला किया। तब कैल वहां से अपनी कार में आ गया और उसने अपने एक दोस्त को वॉइस मैसेज भेजा और तब उसने देखा कि उसकी कार में भी काफी सारे कौवे घुस चुके थे और उन सभी ने वहीं पर काल को मार दिया। दूसरी तरफ एडम्स फैमिली नेवरमोर स्कूल में वापस आ चुके थे। साथ ही वेडनेसडे को भी अब स्कूल का डार्क वातावरण पसंद आ रहा था और उसे पता था कि कहां कहां पर लाशें छुपी है। फिर मोर्टिशिया ने वेडनेसडे को पक्का ध्यान रखने के लिए कहा। तब वेडनेसडे कहती है कि वो तो मैं हमेशा रखती हूँ। फिर वेडनेसडे ने बचपन से पग के साथ क्या क्या किया था ये चीजें विजन्स में देखने मिली। तब वेडनेसडे ने पग को वहां की सभी चीजें बताई और अगर किसी को भी मारना हो तो उसकी मदद लेने के लिए कहा। फिर वो दोनों आगे बढ़े। तब वेडनेसडे को एक लड़कियों का ग्रुप मिला जो कि वेडनेसडे का फैन क्लब था और उसमें से ये लाल बालों वाली लड़की आप याद रखना, क्योंकि ये आगे भी देखने मिलेगी। फिर यहाँ पर बियांका ने आकर उन सभी लड़कियों को भगा दिया और वो वेडनेसडे के साथ स्कूल में मसेवा करने वाली थी, क्योंकि वेडनेसडे ने पिछले सेमेस्टर में स्कूल को बचाया था, जिसके चलते वो हीरो बन चुकी थी। वहीं पर वेडनेसडे को स्कूल के नए प्रिंसिपल बैरी आकर मिले, जो कि वेडनेसडे का सम्मान करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने वेडनेसडे को शाम को होने वाली फ्रेशर्स पार्टी में आने के लिए कहा। तब वेडनेसडे ने मना कर दिया। फिर वो आगे बढ़ी और वो उसके कमरे में आई। तब उसने देखा कि वहां पर काफी सारे लोग थे और एनिड ने बताया कि ये सारे लोग मेरे वुल्फ पैक ग्रुप से हैं। फिर वहां से एनिड ने सबको भगा दिया और वेडनेसडे और एनिड वापस साथ में रहने वाले थे। तब एनिड ने बताया कि मैं वेयरवुल्फ बन गई, उसके बाद मैं कैंप में गई थी और मुझे काफी मजा आया और मुझे वहां पर एक लड़का भी मिला था। फिर उसने वेडनेसडे को एक गिफ्ट दिया जो कि एक टी शर्ट था और तब वेडनेसडे ने एनिड को गिफ्ट दिया जो कि सीरियल किलर की डॉल थी। तब एनिड को भी वो पसंद आई और अब एनिड ने वेडनेसडे को उसके नए रेजोल्यूशंस बताए। तब वेडनेसडे कहती है कि मुझे अपनी डार्क बुक का सीक्वल लिखना है और फिर उसने अपनी बुक एनिड को पढ़ने के लिए दी, जो कि काफी अच्छी लग रही थी। और वेडनेसडे के पब्लिशर ने उसे थोड़ा सा कम लाइट हार्टेड करने के लिए कहा, लेकिन वेडनेसडे ने मना कर दिया था। तब बाहर एजेक्स आया और एनिड के कहने पर वेडनेसडे ने उसे वहां से भगा दिया। फिर एनिड ने वेडनेसडे को बताया कि उसे अब एजेक्स नहीं पसंद है और वो किसी और को पसंद करने लगी है, क्योंकि वो भी वेयरवुल्फ है। तब वेडनेसडे को एनिड के रोमांस से फर्क नहीं पड़ता था और वहीं पर उन दोनों को एक फोटो मिला जिसपे कोई वेडनेसडे पर नजर रख रहा था और वेडनेसडे ने उस फोटो को छूकर अपनी पावर्स को यूज किया। तब उसने देखा कि कोई स्कूल में वो आई थी, तब से उसे स्टॉक कर रहा था और उसके काले आंसू बहने लगे। तब वेडनेसडे ये सब देखकर चौंक गई।
दूसरी तरफ गोमेस और मोर्टिशिया ने पग का रूम देखा और उसका नया पार्टनर यूजिन था, जिसे हमने सीजन 1 में भी देखा था, और उनके माता पिता मिलकर काफी खुश हुए, जिसमें वो दोनों अब साथ में एंजॉय करने वाले थे। फिर यूजिन ने अपनी पावर्स के बारे में बताया, जिसमें वो पहले बीस को कंट्रोल करता था, लेकिन अब वो बाकी जानवरों को भी कंट्रोल करना सीख रहा था। तब वहां पर पग ने बताया कि उसे तो जानवरों को खाना पसंद है। कुछ देर बाद नीचे एडम्स फैमिली बैरी से मिली और बैरी ने मोर्टिशिया को स्कूल के गाला फंडिंग कमेटी के हेड बनने के लिए पूछा था, जिसमें उनके पहले ये काम जेवियर की मॉम करती थी, लेकिन जेवियर के ऊपर मर्डर का इल्जाम लगा था, तब से उसने ये पोस्ट छोड़ दी थी और जेवियर इसी वजह से स्कूल में इस बार नहीं आया था। तब वहां पर वेडनेसडे को मोर्टिशिया का गाला इवेंट के लिए रहना पसंद नहीं आया। फिर बैरी ने उन लोगों को स्कूल से दूर एक घर भी दिया था। तब मोर्टिशिया को वो घर काफी पसंद आया, जो कि पहले मैरी का था। तब वेडनेसडे को ये चीज पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन मोर्टिशिया इस चीज के लिए एक्साइटेड थी और उसने वेडनेसडे को पूछा कि तुम क्या चाहती हो। तब वेडनेसडे कहती है कि आपको जो करना है वो आप कर सकती हो। तब मोर्टिशिया कहती है कि गुडी अब तुमसे बात नहीं कर रही और इसी वजह से मैं तुम्हारी यहाँ पर रहकर मदद कर सकती हूँ। साथ ही तुम्हारे जैसी पावर वाली एक लड़की को पहले भी मैंने संभाला है। तब वेडनेसडे समझ गई कि मोर्टिशिया उसकी बहन ओफिलिया की बात कर रही थी। तब वेडनेसडे कहती है कि तुम भी उसी की तरह हो, जिसमें तुम दोनों की पावर भी सेम थी। तब वेडनेसडे कहती है कि आपको पग की परवाह करनी चाहिए और फिर वो वहां से निकली। तब मोर्टिशिया दुखी हुई और वो समझ गई थी कि वेडनेसडे उससे कुछ छुपा रही थी और उसके साथ कुछ भी गलत होने देना वो नहीं चाहती थी। फिर वेडनेसडे और थिंग जंगल से वापस जा रहे थे। वहीं पर उन लोगों को पुलिस दिखी, जो कि काल की लाश को देख रही थी और उसके बारे में नए शेरिफ डैनी ने पता लगा लिया था कि कौवे ने काल पर हमला करके उसे मार दिया था। तब वहां पर वेडनेसडे आई और वो डैनी से मिली। तब डैनी कहती है कि मैं गैल्पिन की तरह तुम्हें हर बार छोड़ने नहीं वाली। तब वेडनेसडे कहती है कि ये तो हम देख लेंगे। वहीं पर वेडनेसडे को हुडी में एक आदमी दिखा, जो कि उसे देखकर भाग रहा था। तब वेडनेसडे ने उसे मारकर पकड़ लिया, जिसमें वो गैल्पिन था, और वो कहता है कि मरने वाला आदमी काल मेरा दोस्त था और हम दोनों एक केस पर काम कर रहे थे, जिसमें हम दोनों आउटकास्ट की मदद करना चाहते थे, क्योंकि मेरा बेटा भी आउटकास्ट था। तब वेडनेसडे कहती है कि टाइलर को उसी के कर्मों की सजा मिली है। तब गैल्पिन ने वेडनेसडे की मदद काल के मौत के राज को पता लगाने में मांगी, क्योंकि वहां पर कोई बड़ी गड़बड़ चल रही थी। तब वेडनेसडे कहती है कि आपने इतना ध्यान अपने बेटे का रखा होता तो वो जेल में नहीं होता। फिर वो निकलने गई। तब गैल्पिन ने उसे वहां पर एक आंख वाले कौवे यानी कि रेवन से संभल कर रहने के लिए कहा। तब वेडनेसडे ने भी उस कौवे को देखा और फिर वो आगे बढ़ी। रात होने पर एजेक्स उसके घर के सभी बच्चों को कहानी सुना रहा था, जिसमें से एक पग भी था। और उस कहानी में 200 सालों पहले एक बच्चा था, जो कि काफी ज्यादा फट्टू था, लेकिन उसका दिमाग काफी तेज था और इसी वजह से वो अपने दिमाग से मशीन्स बनाकर खुद को बेहतर बनाना चाहता था। फिर उसने एक मशीन का दिल बनाया, जिससे वो खुद को बदल सके, और उसने मशीन वाले दिल को अपने शरीर में लगा दिया, जिससे वो पूरी तरह से बदल गया और वो काफी बड़े बड़े मशीन्स बना रहा था। लेकिन धीरे धीरे ये चीजें खतरनाक बनती गई और एक दिन एक धमाके में उसकी जान चली गई, जिसमें उसकी लाश टावर से बाहर गिर पड़ी और वो पास के स्कल ट्री के नीचे थी, जिसमें आज भी उस मशीन वाले दिल की धड़कनें ट्री में से सुनाई देती है। और हमारे ग्रुप के सभी बहादुर लड़के ही वहां पर जाकर ये सुनते हैं, तो क्या किसी में दम है? तब वहां पर ये सुनकर पग हंसने लगा। दूसरी तरफ बैरी बियांका से मिला और उसने मोर्टिशिया के गाला इवेंट में उसकी मदद करने के लिए बियांका को चुना था, क्योंकि वो काफी ज्यादा टैलेंटेड थी। तब बियांका ने मना कर दिया, क्योंकि वो पढ़ाई में भी बिजी रहती थी। तब बैरी ने उसे बताया कि हम लोगों के पास पहले जेवियर की माँ के होने के चलते काफी ज्यादा फंड्स थे, लेकिन अब वो नहीं है, इसलिए हम लोग स्कॉलरशिप वाले बच्चों को निकालने वाले हैं, जिसमें से शायद तुम भी एक हो। लेकिन अगर तुम अपनी पावर्स को हमारे काम में मदद करवाओगी तो मैं तुम्हें यहाँ पर रखूंगा। तब बियांका समझ गई कि बैरी उसकी पावर्स का फायदा उठाना चाहता है, जिसमें सायरन लोगों का नाम पहले से खराब था, क्योंकि वो लोग अपनी बात बोलकर मनाने की पावर्स के चलते बदनाम थे। तब तक एनिड और थिंग दोनों वेडनेसडे की बिचिंग कर रहे थे, क्योंकि वो फेमस होकर घमंडी हो चुकी थी और उन दोनों को भूल गई थी। लेकिन वहां पर एनिड ने थिंग के लिए एक रूम बनाया था, जो कि उसे काफी पसंद आया। रात होने पर वेडनेसडे फिर से सैलो बचाने लगी और तब सभी लोग अपने अपने काम में लगे थे। और तब स्कूल की नई टीचर ईशा आकर वेडनेसडे से मिली और तब वेडनेसडे उसे पहले से जानती थी, क्योंकि ईशा ने बचपन में ही अपने म्यूजिक की काबिलियत को साबित कर दिया था और उसका म्यूजिक बेस्ट था। लेकिन वेडनेसडे को ये नहीं समझा कि वो टीचर क्यों बने, क्योंकि नाकामयाब लोग ही टीचर बनते थे। तब ईशा कहती है कि मैंने तुम्हारे स्कूल को बचाने के बारे में सुना, तब मैं तुमसे इंस्पायर हुई थी, इसी वजह से मैं यहाँ पर आ गई। और वो वेडनेसडे को सैलो बजाने की टिप्स देने लगी, क्योंकि वेडनेसडे उसे अभी तक ठीक से बजाना सीख नहीं रही थी। तब वेडनेसडे भड़क कर वहां से निकल गई।
दूसरी तरफ फ्रेशर्स पार्टी में बैरी ने मोर्टिशिया को दिखाया कि वहाँ के बच्चे कैसे फोनिक्स बना रहे थे और उसने मोर्टिशिया को गाला इवेंट के लिए मनाना शुरू किया। तब मोर्टिशिया कहती है कि मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ और वहाँ पर बैरी ने बियांका को मोर्टिशिया की मदद करने के लिए चुना था और रात को इवेंट के बाद फाइनल चीज बताने के लिए कहा था। तब तक वेडनेसडे अपने रूम में आई और तब एनिड ने उसे बताया कि जेवियर ने तुम्हारे लिए एक लेटर और पेंटिंग भेजी है, जिसमें लेटर में लिखा था कि जेवियर ने वेडनेसडे को फोन दिया था लेकिन उसने रिप्लाई नहीं दिया। तब वेडनेसडे कहती है कि मैंने उस फोन को पानी में फेंक दिया था और तब जेवियर ने वेडनेसडे के लिए उसके विजन में दिखी हुई एक पेंटिंग भेजी थी जो कि एक रेवन की थी और वो किसी तरह से वेडनेसडे से भी कनेक्टेड थी। तब वेडनेसडे ये सुनकर चौंक गई और वहां पर वेडनेसडे के लिए उसके स्टॉकर ने और एक मैसेज भेजा था कि उसकी बुक काफी बेस्ट थी। तब वेडनेसडे ने देखा कि उसकी नॉवल को किसी ने चुरा लिया था, साथ ही उसे एक नई पहेली दी थी। तब वेडनेसडे पहेली पढ़कर समझ गई कि उसका स्टॉकर उसकी नॉवल को फ्रेशर्स पार्टी के फोनिक्स की आग के अंदर जलाने वाला था। तब तीनों पार्टी में आए और वेडनेसडे वहां पर उसकी नॉवल को ढूंढने के लिए पायरो के अंदर घुस गई। तब तक बाहर ईशा ने म्यूजिक बजाकर गाना शुरू किया जो कि वहां पर सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। फिर वहां पर बैरी ने सबका स्वागत किया जिसमें वो आउटकास्ट की स्कूल को ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहता था। साथ ही स्कूल के सभी नाइट शिफ्ट जैसे ग्रुप्स को उसने बंद कर दिया था जिससे सब लोग साथ में रह सके। फिर उसने आग का गोला छोड़कर फोनिक्स को जला दिया। तब वहां पर सभी बच्चे खुश हुए और तब पग वहां से स्कल ट्री के पास जाने के लिए निकला और तब तक वेडनेसडे ने उसकी नॉवेल को ढूंढ लिया था और बाहर बच्चे फोनिक्स को अपनी टेलेकिनेसिस की पावर से उड़ा रहे थे जो कि देखकर सबको मजा आ रहा था। और तब तक वेडनेसडे भी उस जगह से बाहर निकल गई और वो सबके बीच में होकर बैरी के पास आई। तब बैरी ने वेडनेसडे का स्वागत किया, साथ ही उसने वेडनेसडे को सम्मानित करवाने के लिए स्कूल को बचाने वाले बच्चों की एक पेंटिंग बनवाई थी जो कि वेडनेसडे को हद से ज्यादा वाहियात लगी। फिर वेडनेसडे ने आकर खुद को देखा जो कि हंस रही थी उस पेंटिंग में। तब वेडनेसडे सबको कहती है कि हम लोग यहाँ पर आने वाले हर एक दुश्मन को खत्म कर देंगे। तब ये सुनकर वहां के सभी स्टूडेंट्स काफी खुश हुए, लेकिन वेडनेसडे ने बताया कि तुम लोग भी स्कूल के दुश्मन जैसे हो क्योंकि तुम्हारे जैसे चाटने वाले लोग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है और आज से मेरे पास भी मत आना क्योंकि मैं कोई हीरो नहीं हूँ और जो भी मेरे पास आएगा मैं उसे मार दूंगी। फिर वेडनेसडे ने वहीं पर उस पेंटिंग को जला दिया। फिर वेडनेसडे वहां पर सब पर भड़क कर निकल गई। तब एनिट वेडनेसडे पर चिल्लाने लगी। रात होने पर पग स्कल ट्री के पास आया था। फिर स्कल ने ट्री के मशीन वाले दिल की धड़कनें सुनने का ट्राई किया। तब वहां से कौवा निकला जिसके चलते पग जमीन पर पड़ा और उसने गलती से काफी बड़ा शॉक का झटका दिया। तब उसी शॉक के चलते मरे हुए आदमी की लाश जिंदा हो गई और वो उठकर पग को देखने लगा। तब पग उसे देखकर काफी खुश हुआ। दूसरी तरफ वेडनेसडे पर एनिड काफी भड़की हुई थी। फिर एनिड ने वेडनेसडे को छुआ। तब उसे विजन्स देखने मिले जिसमें वेडनेसडे को कब्रिस्तान में काफी सारे कौवों के बीच में एनिड की कब्र देखने मिली और वहां पर एनिड ने पीछे से वेडनेसडे को पकड़कर कहा कि तुम्हारे चलते ही मैं मारी गई और ये विजन्स को देखकर वेडनेसडे तड़प रही थी और तब उसे एनिड और मोर्टिशिया ने देखा और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हुआ। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 10,000 लाइक्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। एपिसोड 2 की शुरुआत में वेडनेसडे को होश आया जिसमें वो मोर्टिशिया के साथ उसके घर पर थी। फिर मोर्टिशिया ने बताया कि वेडनेसडे तुम्हारी पावर्स तुम्हारे कंट्रोल से जा रही है, इसी वजह से तुम्हें काले आंसू आ रहे हैं और मेरी बहन के साथ भी यही हुआ था जिसमें तुम्हें मुझे गुडी की बुक देनी होगी क्योंकि उसी के चलते तुम पावर्स को बढ़ा रही हो। तो वेडनेसडे कहती है कि गुडी ने उसकी बुक मुझे दी थी और वो भड़क कर मोर्टिशिया के सामने नहीं झुकेगी ये बताकर वहां से निकल गई। फिर वेडनेसडे वापस स्कूल जा रही थी। तब उसे 3 चीजें याद आने लगी जिसमें गैल्पिन ने उसे कौवों से वार्न किया था, सेवियर ने पेंटिंग में भी कौवे दिखाए थे और एनिड वाले विजन में भी कौवे थे, जिसमें वेडनेसडे ने गैल्पिन से बात करने का डिसाइड किया और वो गैल्पिन के घर पर आई। लेकिन तब तक गैल्पिन को कौवों ने मार दिया था। साथ ही वो कौवे वहीं पर थे। तब वेडनेसडे उन्हें देखकर भड़क गई। फिर वेडनेसडे ने अपनी पावर से गैल्पिन को छूकर विजन्स देखने का ट्राई किया लेकिन वो विजन्स नहीं देख पा रही थी। वहीं पर डैनी ने आकर वेडनेसडे को पकड़ लिया। फिर पुलिस स्टेशन में वेडनेसडे से पूछताछ की गई। तब वेडनेसडे कहती है कि तुम वहां पर क्यों गई थी। तब डैनी ने बताया कि काल ने गैल्पिन के फोन पर मरने से पहले मैसेज किया था लेकिन गैल्पिन का फोन घर पर नहीं मिला इसलिए मैं वहां पर गई थी। तब वेडनेसडे कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और टाइलर ने शायद अपने पिता को मारा होगा क्योंकि वो उनसे नफरत करता था। तब डैनी कहती है कि यहाँ के विलोस हॉल नाम की जेल के अंदर टाइलर काफी सिक्योर कैद में है और वो भाग नहीं सकता। वहीं पर गोमेस वेडनेसडे को बचाने के लिए आया था, साथ ही वो एक वकील भी था, ये चीज भी हमें पता चली। फिर वो दोनों वहां से निकले। तब गोमेस ने बताया कि हमारे ड्राइवर ने मुझे इस बारे में बताया था इसलिए मैं तुम्हें बचाने आ गया और अब मुझे सब सच सच बताओ। तब वेडनेसडे कहती है कि गैल्पिन को केस में मेरी मदद चाहिए थी लेकिन मैंने मना कर दिया था।
तब गोमेस कहती है कि तुम्हारी माँ ने यहाँ पर रहने का फैसला कर लिया है तो तुम्हें संभल कर रहना होगा। तब वेडनेसडे ने उसकी मौसी ओफिलिया के बारे में पूछा और तब गोमेस कहता है कि वो तो तुम्हारी माँ ही तुम्हें बता सकती है। अगले दिन पग ने यूजिन के बी हाउस में मरने वाले आदमी को छुपा कर रखा था और फिर उसने स्पार्क नाम उसे दिया जिसमें वो एक ज़ॉम्बी था। साथ ही पग उसे शॉक देकर कंट्रोल करता था और उसके मशीन वाले दिल वाली बात भी सच थी जिसमें पग ने दिल पर गलती से जोर का झटका दिया जिसके चलते वो जिंदा हो गया था। तब यूजिन को वहां पर उसे रखना ठीक नहीं लगा क्योंकि उसका दिमाग भी नहीं था और इसी वजह से पग उसे वहां पर रखना चाहता था। फिर दोनों ने उसे खाने के लिए हनी दी। तब स्पार्क पूरा हनी खा गया और उसने दोनों पर हनी से उल्टी भी कर दी। तब पग काफी खुश हुआ। तब तक वेडनेसडे उसकी पावर्स को यूज न कर पाने से परेशान थी और फिर उसने थिंग को बताया कि उसने एनिट को विजन में मरते हुए देखा था और अगर एनिट को यह पता चला तो वो डर जाएगी। फिर दोनों कमरे में आए। तब वहां पर उन्हें एनिट की लाश मिली और वेडनेसडे उसे देखकर काफी दुखी हुई। लेकिन एनिट ने वहां पर प्रैंक डे के चलते वेडनेसडे के साथ प्रैंक किया था और तब वेडनेसडे ये देखकर खुश हुई क्योंकि एनिट जिंदा थी और एनिट वेडनेसडे से उसकी आंख का बदला ले रही थी। तब वेडनेसडे ने देखा कि किसी ने गैल्पिन की आंख को वहां पर छोड़ी थी लेकिन वो उसके विजन से अभी भी उसे देख नहीं पा रही थी और शायद ये काम भी उसके स्टॉकर का था। तब एनिट ने वेडनेसडे को रात के वाले विजन्स के बारे में पूछा। तब वेडनेसडे कहती है कि वो आम विजन थे। साथ ही कल रात को लोग मुझे फॉलो करते ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। वहीं पर वेडनेसडे के स्टॉकर ने एनिट के फोन में मैसेजेस किए। तब एनिट ने उसे फोन किया और वो फोन गैल्विन का था। ये उसके वॉइस मैसेजेस से पता चला। तब वेडनेसडे ने गैल्विन के मरने के बारे में एनिट को बताया। तब एनिट काफी डर गई क्योंकि वेडनेसडे जहां पर भी जाती थी वहां पर लोग मरने लगते थे। तब वेडनेसडे ने उसे दूसरे रूम में शिफ्ट होने के लिए कहा। तब एनिट कहती है कि मेरे पास वेयरवुल्फ की पावर है तो मुझे कोई खतरा नहीं है और अब मैं ड्राइविंग क्लासेस के लिए भी जाने वाली हूँ। तब तक स्कूल के सभी बच्चे एक दूसरे पर प्रैंक कर रहे थे। तब वहां पर एजेक्स एनिट को शॉन नाम के लड़के के साथ देखकर काफी दुखी था और तब यूजिन वहां पर अपनी बीस को कंट्रोल करने की पावर से दोनों को परेशान करने लगा और तब बच्चों को प्रैंक करते हुए देखकर बैरी के साथ प्रोफेसर ऑरी भी थे और ऑरी को बच्चों का प्रैंक करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वहीं पर दोनों को आकर वेडनेसडे मिली। तब बैरी कहता है कि तुमने कल फोटो को जलाया था उसके बाद सभी लोग ज्यादा खुश हो गए थे क्योंकि आउटकास्ट को नियम तोड़ना काफी ज्यादा पसंद होता है। तब वेडनेसडे ने पूछा कि क्या हमारा कोई स्टूडेंट या फिर टीचर बर्ड्स को कंट्रोल कर सकता है। तब ऑरी कहता है कि यहाँ पर सालों से कोई एवियन नहीं आया है जिसमें एवियन बर्ड्स को कंट्रोल करने वाली पावर्स वाले बच्चों को कहा जाता था। तब तक यूजिन और पग ने स्पार्क को गंदा सा सैंडविच खिलाया जो कि उसे पसंद आया। फिर वो दोनों उसे बांधकर वहां से निकल रहे थे। तब स्पार्क ने वहां पर अपने जोर से जंजीरों को खींचकर खुद को आजाद कर लिया। दूसरी तरफ वेडनेसडे ने एनिट का ड्राइविंग लाइसेंस का आईडी चुरा लिया था जिससे वो स्कूल से बाहर निकल सके। फिर वो अपने रूम से भाग गई। तब तक थिंग को वहां पर मोर्टिशिया आकर मिली और मोर्टिशिया ने कहा कि मुझे गूडी की बुक चाहिए। तब थिंग ने देने से मना कर दिया क्योंकि वो लोग उसे नौकर समझते थे। तब मोर्टिशिया कहती है कि तुम फैमिली हो और तब थिंग ने उसे याद दिलाया कि वो लोग बार बार थिंग को ऑर्डर देकर काम करवाते थे जिसमें वो उनका कोई नौकर नहीं था। तब मोर्टिशिया ने अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी लेकिन थिंग भड़क कर अपने घर में चला गया। दूसरी तरफ वेडनेसडे ड्राइविंग टीचर टॉम से मिले। फिर टॉम ने वेडनेसडे को ड्राइविंग के सारे नियम बताए। तब वेडनेसडे को याद आया कि वो 7 साल की थी तब अंकल फेस्टर के साथ वो चोरी के बाद गाड़ियां चलाती थी। फिर वेडनेसडे तेजी से गाड़ी भगाकर वहां से निकले और कुछ ही देर में वो लोग विलो हिल के पास पहुंचे जो कि आउटकास्ट की जेल होती थी और वहां पर टॉम की फटी पड़ी थी। फिर वेडनेसडे वहां से अंदर गई और वहां के मैनेजर जूडी से मिली। तब जूडी को वेडनेसडे के पेपर सही लगे और वेडनेसडे वहां पर टाइलर से मिलने आई थी। तब जूडी ने बताया कि टाइलर को अब यहाँ पर रेचल नाम की थेरापिस्ट हैंडल करती है। फिर रेचल वेडनेसडे से मिली और वो बताने लगी कि वो क्रिमिनल आउटकास्ट की थेरापी लेती है लेकिन वो एक खुद नॉर्मी है। तब वेडनेसडे कहती है कि तुम्हें पता था कि मैं यहाँ पर आऊंगी क्योंकि गैल्पिन मर चुका है। साथ ही तुम टाइलर को समझ नहीं पा रही क्योंकि वो पहला हाइड है जिसे सालों के बाद पकड़ा गया है। तब रेचल ये सुनकर चौंक गई क्योंकि ये सच था और उसने ये भी बताया कि मैरी को उसने दूसरी जेल में रखा है क्योंकि टाइलर को वो उससे दूर रखना चाहती थी जिससे उनका रिश्ता कमजोर हो जाए। फिर वेडनेसडे वहां से आकर टाइलर से मिली जो कि कैमरा से रेचल देख रही थी। तब टाइलर ने बताया कि ये जेल काफी खतरनाक वेयरवुल्फ्स के लिए बनाई गई थी। तब वेडनेसडे कहती है कि तुम्हें तो वेयरवुल्फ्स ने काफी जल्दी हरा दिया था। तब टाइलर कहता है कि तुम्हें मेरे अंदर के जानवर से प्यार हो गया था और तुम बिल्कुल स्मार्ट नहीं हो। तब गार्ड ने शॉक देकर टाइलर को शांत करवाया। तब वेडनेसडे ने बताया कि तुम्हारे पिता मर चुके हैं और किसी ने उनके दोस्त काल को भी मारा था और क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है। तब टाइलर कहता है कि मैं जेल में से तो ये नहीं कर सकता लेकिन जो भी है वो तुम्हें भी तड़पा तड़पा कर मारेगा तो मजा आएगा और अगर किसी दिन मैं आजाद हुआ तो पहले जाकर मैं एनिट को मार दूंगा क्योंकि उसी के चलते मैं यहाँ पर फंसा हूँ। तब वेडनेसडे कहती है
है कि तुम तो फट्टू हो, क्योंकि तुम्हें ऐसी जेल में देखकर मजा आता है, और तुम्हारे अंदर के हाइट को मैरी ने इसलिए कंट्रोल किया था क्योंकि तुम किसी काम के नहीं थे। तब वहां पर टाइलर भड़क कर हाइड बनने गया, लेकिन गार्ड ने उसे काफी बड़ा झटका देकर शांत करवाया। दूसरी तरफ एनिड उसके नए बॉयफ्रेंड शॉन के साथ उसके रूम में मजे करने आई थी और वहीं पर उसे गिफ्ट मिला। तब एनिड ने उसे थिंग को दिया क्योंकि वो उसके लिए था, और गिफ्ट से उसे ये भी पता चला कि आज थिंग का बर्थडे है। और एडम्स फैमिली थिंग का बर्थडे भूल चुकी थी, लेकिन फेस्टर को उसका बर्थडे याद था। तब वहां पर एनिड ने थिंग का बर्थडे को सेलिब्रेट करने का डिसाइड किया। तब थिंग काफी खुश हुआ, लेकिन वहीं पर किसी ने थिंग को कैद कर दिया और उसने शॉन और एनिड को बेहोश कर दिया। दूसरी तरफ बियांका आकर बैरी से मिली, और तब बैरी कहता है कि बियांका, तुम्हें अब मोर्टिशिया को जाकर कहना होगा कि उसे उसकी माँ को फंड देने के लिए आना है, क्योंकि मोर्टिशिया की माँ यहाँ पर पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा अमीर औरत है। तब बियांका को ये चीज गलत लगी और उसने ये करने से मना कर दिया। साथ ही उसने अपनी पावर से बैरी को ऑर्डर दिया कि आज के बाद वो उसे कोई ऑर्डर नहीं देगा। और तब वहां पर बैरी ने उसे एक तावीज दिखाया और कहा कि ये उसे फ्लोरिडा में मिला था और उसके चलते सायरन की पावर्स का असर उस पर नहीं होता, और बियांका को अब मोर्टिशिया पर उसकी पावर्स को कैसे भी यूज करना था। तब तक वेडनेसडे घर पर आई, फिर उसने वहां पर थिंग को आजाद किया। तब थिंग ने उसे एनिड के किडनैप होने के बारे में बताया, और वहीं पर एक फोन बचा। तब वेडनेसडे को उस स्टॉकर ने 30 मिनट का टाइम दिया था जिसमें एनिड मर सकती थी। साथ ही एक लेटर भी भेजा। तब वेडनेसडे ने उस लेटर को पढ़कर क्लू को समझा। दूसरी तरफ एनिड और शॉन बंधे हुए थे और दोनों ने देखा कि ऊपर से काफी सारे तलवार और चाकू रखे गए थे जो कि उन पर गिर सकते थे। तब तक वेडनेसडे ने आकर पहली पहेली को सॉल्व करके म्यूजिक बजाना शुरू किया और उस पहेली से एक खुफिया रास्ता खुला। तब वेडनेसडे उस खुफिया रास्ते से आगे बढ़ी और उसे एक मास्क के अंदर स्टॉकर दिखा जो कि काफी डरावना था। फिर वहां से वेडनेसडे एक लिफ्ट से लैगो टावर की तरफ जाने लगी। तब तक एनिड और शॉन आजाद होने के चक्कर में नीचे गिर पड़े थे और वहीं पर मोमेंट बन गया। तब दोनों ने किस कर लिया। तब वहां पर वेडनेसडे आ गई और उसने दोनों को देखा और थिंग उन्हें आजाद करने गया, लेकिन वहां की जाल में फंसकर वो खुद भी वहां पर कैद हो गया और नीचे से मशीन शुरू हो गया जिसमें वो चाकू एनिड और शॉन के ऊपर आने लगे। तब वेडनेसडे ने नीचे आकर मशीन के पास की पहेली को पढ़ा और वहां पर काफी सारी बुक्स थी और कौन सी बुक नहीं थी ये उसे पता करना था। तब वेडनेसडे समझ गई कि वो बुक इनविजिबल है, यानी कि वो बुक असल में इनविजिबल वुमन की थी। तब वेडनेसडे ने उस बुक का नाम लिखा और वो मशीन वहीं पर बंद हो गया। तब एनिड और शॉन बच गए थे। तब वेडनेसडे ने ऊपर आकर थिंग को आजाद किया और स्टॉकर उसके सामने आया जो कि वेडनेसडे की सबसे बड़ी फैन एग्नेस थी और उसके पास इनविजिबल होने की पावर थी। साथ ही उसने वेडनेसडे को इंप्रेस करने के लिए प्रैंक डे पर प्रैंक किया था जिसमें वो चाहती थी कि वेडनेसडे की तरह वो पूरी सन की है ये वो साबित कर दे। तब वेडनेसडे कहती है कि तुमने गैल्पिन को क्यों मारा। तब एग्नेस कहती है कि मैंने उसे नहीं मारा था, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे गई थी और मुझे गैल्पिन का फोन मिल चुका है जो कि आप रख सकती हो। तब वेडनेसडे ने फोन लिया और वहां पर एग्नेस वेडनेसडे की मदद गैल्पिन के कातिल को ढूंढने में करना चाहती थी। तब वेडनेसडे मान गई। दूसरी तरफ बियांका आकर मोर्टिशिया के घर पर उससे मिली और बियांका ने मोर्टिशिया पर अपनी पावर्स को यूज किया और उसकी माँ को गाला फंक्शन में डोनेशन देने के लिए मनाने का काम दिया। तब मोर्टिशिया मान गई और बियांका को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी। तब तक वेडनेसडे ने थिंग से उसके बर्थडे को भूल जाने के लिए माफी मांगी और वो सजा के लिए भी तैयार थी। तब थिंग ने सजा देने से मना कर दिया और वहां पर दोनों ने देखा कि गुडी की बुक वहां से गायब थी। तब वेडनेसडे को थिंग ने बताया कि वो मोर्टिशिया लेकर गई होगी। तब वेडनेसडे को वहां पर रेवन दिखा जो कि वहां से उठ गया। तब तक टॉम घर जा रहा था और वहीं पर उसने स्पार्क को अपनी गाड़ी से उड़ा दिया। फिर वो उसके पास आया। तब स्पार्क वहां पर टॉम के पीछे आ गया और उसने टॉम को वहीं पर खा लिया। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 3 की शुरुआत में एडम्स फैमिली थिंग का काफी ज्यादा ध्यान रख रहे थे जिससे वो खुश हो जाए, लेकिन मोर्टिशिया वहां पर वेडनेसडे के लिए परेशान थी। साथ ही उसने अपनी माँ को भी फोन किया था क्योंकि वो सबसे ज्यादा अमीर थी और उसी के चलते बैरी ने उसे गाला इवेंट की होस्ट बनाया था, ये भी वो समझ रही थी। लेकिन मोर्टिशिया की उसकी माँ के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी क्योंकि उसकी माँ टीना ने मोर्टिशिया को बचपन में काफी परेशान किया था। तब गोमेस कहता है कि हम लोग साथ में डांस करेंगे तो तुम्हें तुम्हारी माँ की याद नहीं आएगी। फिर वो दोनों साथ में नाचने लगे। तब तक ऊपर वेडनेसडे मोर्टिशिया के रूम में गुडी की बुक को चुराने गई और तब मोर्टिशिया ने उसे वहीं पर पकड़ लिया। तब वेडनेसडे इस चीज से भड़की हुई थी और उसने अपने विजन्स में एनिड के मरने के बारे में बताया जिसमें वहां पर भी कौवे थे और एक आंख वाला रेवन भी उसके पीछे आता रहता है जिसमें गैल्पिन और काल को भी उसी ने मारा था और इसके पीछे कोई बड़ा राज होगा और वो कातिल को
पकड़ना चाहती थी। तब मोर्टिशिया कहती है कि हमारे विजन्स झूठे भी साबित होते। तब वेडनेसडे कहती है कि मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तब मोर्टिशिया कहती है कि तुमने कैंकेस सिटी में कातिल को पकड़ा था और तुमने अपनी पावर्स को हद से ज्यादा यूज किया है, जिसमें तुम्हारी पावर्स को तुम अब कंट्रोल नहीं कर पा रही और बुक से तुम शॉर्टकट के गलत तरीकों से उसे यूज करती थी जो कि सही नहीं थे। और मेरी बहन के साथ भी ऐसा ही हुआ था, इसलिए मैं ये तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगी। तब वेडनेसडे भड़क कर वहां से निकल गई। अगले दिन वेडनेसडे गैल्पिन का फोन चेक कर रही थी, लेकिन वो लॉक था। तब वहां पर एनिड स्कूल के कैंप फायर की तैयारी कर रही थी, लेकिन वेडनेसडे को कैंप फायर में नहीं जाना था। वहीं पर वेडनेसडे को एग्नेस मिली और वो वेडनेसडे की मदद करने के लिए आई थी, लेकिन वेडनेसडे फिलहाल अकेले काम करना चाहती थी। दूसरी तरफ पग और यूजिन ने देखा कि स्पार्क वापस रूम में ही था और वो दोनों उसे खिला रहे थे। तब यूजिन ने देखा कि उसका दिमाग फिर से ठीक हो रहा था और पग को लगा कि उसके खाने के चलते ऐसा हो रहा है और दोनों ने कैंप फायर में स्पार्क को लेकर जाने के बारे में सोचा। तब तक गैल्पिन की लाश को दफनाया जा रहा था। तब वहां पर सभी लोग दुखी थे और वेडनेसडे भी वहां पर आई थी। और तब डैनी और रेचल ने बताया कि वो लोग पुलिस स्टेशन और टाइलर के चलते वहां पर आए हैं। तब वेडनेसडे कहती है कि मैं तो यहाँ पर काम के चलते आई थी, क्योंकि यहाँ पर कातिल भी आ सकता है। तब डैनी ने वेडनेसडे को टाइलर से दूर रहने के लिए कहा और तब वेडनेसडे कहती है कि मैंने ही उसके हाइड होने के बारे में पता लगाया था। तब वेडनेसडे ने रेचल से गैल्पिन के टाइलर से मिलने के बारे में पूछा। तब रेचल कहती है कि गैल्पिन सिर्फ एक ही बार उससे मिलने आया था। तब टाइलर हाइड बनकर काफी ज्यादा भड़क गया था। तब वेडनेसडे ने किसी एवियन के बारे में बताया जो कि पंछियों को कंट्रोल कर सकता था और वही कातिल होगा। तब रेचल वेडनेसडे की मदद करने तैयार थी, क्योंकि वो काम की है ये वो समझ गई थी। और तब रेवन उन दोनों को देख रहा था। दूसरी तरफ बियांका ने एक होटल में आकर अपनी पावर से मैनेजर को रूम फ्री में देने के लिए कहा। तब वो मान गई और उस रूम में बियांका ने आकर उसकी माँ गैब्रियल को छोड़ा, जो कि अपनी पावर्स खो चुकी थी और उसके पति ने भी उसे छोड़ दिया था। इसी वजह से वो दुखी थी, जिसमें बियांका उसकी माँ के लिए परेशान थी, क्योंकि उसके नए पति ने उसकी पावर्स का फायदा भी उठाने का ट्राई किया था और वो जेल में जा चुका था। और उसने गैब्रियल को वहां पर छुपकर रहने के लिए कहा और बियांका वहां से निकली। तब तक वेडनेसडे ने एग्नेस की मदद ली और एक लड़की का रूप बदलकर गैल्पिन बना दिया और उसने गैल्पिन के फोन को ओपन किया। साथ ही एग्नेस वेडनेसडे के लिए गैल्पिन के रूम में से सब सामान को भी लाई थी। तब वेडनेसडे को वो काफी पसंद आई। फिर वेडनेसडे ने फोन चेक किया, तब उसे काल का मैसेज मिला, जिसमें काल ने कोई सबूत डेस्क पर छोड़ा था जो कि उसके घर पर होगा। तब वेडनेसडे ने बाकी सामान को चेक किया और उसे काल के घर का फोटो और एड्रेस मिला। तब वेडनेसडे ने देखा कि वो घर उनके स्कूल से काफी दूर था। तब थिंग ने बताया कि वहां पर पास में स्कूल का कैंप होने वाला है और तब वेडनेसडे अब कैंप में जाने के लिए तैयार हुई। फिर नीचे सभी बच्चों को कैंप के लिए बैरी ने बुलाया था और वो सबका स्वागत करने लगा। तब सभी बच्चे काफी ज्यादा खुश हुए। वहीं पर एजेक्स ने एनिड से बात करने का ट्राई किया। तब एनिड वहां पर बहाना बनाकर निकल गई। तब वेडनेसडे आकर एनिड से मिली और वो कैंप में आ रही थी। तब इस चीज से एनिड काफी ज्यादा खुश हुई और वहां पर एग्नेस भी आ गई। तब एनिड उस पर भड़क गई, लेकिन वेडनेसडे उसकी मदद पूरी तरह से लेना चाहती थी और फिर वो सभी लोग बस से कैंप की जगह पर पहुंचे। तब तक वेडनेसडे और पग को वहां पर गोमेज और मोर्टिशिया भी मिले, जिसमें उन लोगों को वहां पर बैरी ने बुलाया था। तब दोनों का आना उनके बच्चों को पसंद नहीं आया और पग खुद के काफी बड़े कॉफिन को लाया था। तब वहां पर वेडनेसडे और मोर्टिशिया के बीच में झगड़ा चल रहा था, ये गोमेज भी समझ गया। तब तक यूजिन को पग का स्पार्क का कैंप में लाना बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि उससे खतरा हो सकता था। तब पग कहता है कि मैंने बाहर पटाखे लगा दिए हैं और जैसे ये भागेगा तब हमें पता चल जाएगा। कुछ देर बाद बैरी ने सभी बच्चों का वहां पर फिर से स्वागत किया, जिसमें वो लोग वहां पर गेम्स खेलकर एंजॉय करने वाले थे और सभी बच्चों को मजा आ रहा था। वहीं पर जेरिको के नॉर्मिस के स्कूल से चैट नाम का एक प्रोफेसर अपने बच्चों के साथ वहां पर कैंपिंग के लिए आया था और फिर उसने आकर अपने पेपर दिखाए। तब बैरी ने खुद के पेपर्स दिखाए, जिसमें वो जगह दोनों को मेयर और उसके बेटे ने यूज करने के लिए परमिशन दी थी और वहां पर चैट और गैरी दोनों अपने बच्चों के साथ ही वहां पर कैंपिंग करना चाहते थे और वो लोग एक दूसरे को निकालना चाहते थे। तब वहां पर वेडनेसडे ने बेल बजाई और वो चैट को कहती है कि अगर ये जगह चाहिए तो हमें गेम में हरा कर दिखाओ। तब चैट ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, जिसमें ये गेम एक रेस थी और दोनों स्कूल के पास अपना अपना एक अंडा था और ये गेम हर स्कूल के 10 बच्चे खेलने वाले थे, जिसमें उनमें से 5-5 की 2 जोड़ियां बनने वाली थी और पहली जोड़ी को जाकर जंगल में अपने अंडे के पास रहकर उसकी रक्षा करनी थी और दूसरी स्कूल की दूसरी जोड़ी उसे चुराने वाली थी और उसे चुराने के बाद उन्हें फ्लेयर गन से सबको ये चीज बतानी थी और फिर चुराए हुए अंडे को कैंप में वापस लाकर टावर पर
रखना था जिससे वो जीत जाने वाले थे। तब सभी बच्चों ने ये नियम मान लिए और फिर सभी बच्चे अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज बनाने लगे, जिसमें वेडनेसडे काल के घर पर जाने से पहले ये गेम जीतना चाहती थी। तब तक चैड ने अपने बच्चों को बताया कि हमारे पास सुपर पावर्स नहीं है, इसलिए मैंने तुम लोगों के लिए काफी सारे हथियार भी रखे हैं जो कि तुम यूज कर जीत सकते हो। फिर वहां से सभी बच्चे जंगल में गए। तब वेनेस्टा और बियांका ने आकर नॉर्मिस के अंडे को देखा जिसके आसपास बच्चे खड़े थे, और बियांका भी अपने बोलने की पावर्स उनके हेडफोन्स के चलते यूज नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ आउटकास्ट के अंडे के पास एजेक्स और उसका दोस्त खड़ा था। तब वहां पर नॉर्मिस ने एक एरो छोड़ा जिससे एजेक्स की टोपी निकल गई और उसे देखकर उसका दोस्त पत्थर का बन गया और एक नॉर्मी ने एजेक्स को पकड़ लिया और दूसरा वहां से अंडा लेकर भागा। तब उन्होंने फ्लेयर गन से ये सबको बताया। तब वेडनेसडे ये देखकर भड़क गई और उसने एनिड को भेजा। तब वहां पर नॉर्मिस ने स्मोक बॉम्ब्स फेंके जिससे एनिड की हालत खराब हो गई। वहीं पर यूजिन ने बीस्ट को कंट्रोल करके नॉर्मिस पर हमला किया और उनकी हालत खराब कर दी, जिसमें वो लोग स्मोक में मास्क से बच रहे थे। तब वेडनेसडे को स्मोक से फर्क नहीं पड़ता था और उसने जाकर अंडा ले लिया। फिर उन्होंने भी फ्लेयर गन से ये सबको बताया। तब आउटकास्ट बच्चे काफी ज्यादा खुश हुए। फिर वेडनेसडे अपने दोस्तों के साथ पहाड़ी के ऊपर आई। तब उसने देखा कि नॉर्मिस वाला लड़का टावर पर चढ़ रहा था। तब वेडनेसडे ने एक एरो से डायरेक्ट रस्सी टावर पर बांधी और वो लटक कर टावर के पास जाने लगी, जिसमें वो लड़का अपना अंडा रखने वाला था। तब वेडनेसडे ने उसे लात मारकर बेहोश कर दिया। फिर वेडनेसडे ने उसके अंडे को वहां पर रखा जिससे वो लोग जीत चुके थे। तब सभी लोग वहां पर काफी खुश हुए और वेडनेसडे के अंडे से वहां पर धमाका हुआ, जिसमें ये जगह कैंप के लिए नेवरमोर स्कूल को मिल चुकी थी। रात होने पर वेडनेसडे थिंग के साथ निकल रही थी। तब बैरी ने वेडनेसडे को रात को कैंप फायर में बैठने के लिए कहा, क्योंकि वेडनेसडे ने नॉर्मिस को हरा दिया था और वो सबसे बेस्ट थी। और तब वेडनेसडे उसे इग्नोर करके निकल गई। और तब तक चैड अपने बच्चों पर भड़का हुआ था, क्योंकि वो लोग एक लड़की से हार गए थे और उन्होंने रात को उन सभी लोगों से छुपकर बदला लेने का डिसाइड किया। रात होने पर सभी बच्चे कैंप फायर में म्यूजिक एंजॉय कर रहे थे। तब तक वेडनेसडे काल के घर पर पहुंची और फिर उसने आकर घर को देखना शुरू किया। तब उसे पता चला कि काल और गैल्पिन काफी खास दोस्त थे और उसे वहां पर एक सीक्रेट बोर्ड मिला, जिसमें काल और गैल्पिन साथ में मरे हुए काफी सारे आउटकास्ट के बारे में पता लगा रहे थे जो कि विलो हॉल्स के अंदर मर चुके थे, और उनकी मौत का राज काफी गहरा था जिसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता चल रहा था, जिसमें ये सभी चीजें लुइस वर्ड से कनेक्टेड थी। तब वेडनेसडे को अब लुइस नाम की लड़की को ढूंढना था जिससे वो एनिड को बचा सके। फिर वेडनेसडे ने उन फोटोज को देखकर उसके विजन्स देखने का ट्राई किया, लेकिन अभी भी उसकी पावर्स काम नहीं कर रही थी और ये गुडी के बुक के ना होने के चलते हो रहा था, इसलिए वेडनेसडे ने अब किसी भी हालत में उसे वापस लेने का डिसाइड किया। दूसरी तरफ बैरी ने मोर्टिशिया से उसकी माँ के आने के बारे में पूछा। तब मोर्टिशिया कहती है कि उन्होंने मेरा फोन ही नहीं उठाया, और तब बैरी ने उन्हें डोनेशन के लिए बुलाने के लिए कहा। तब मोर्टिशिया कहती है कि वो जो भी करती है वो अपनी मर्जी से करती है। तब तक एनिड और शॉन जंगल में घूम रहे थे। तब वहां पर एजेक्स ने एनिड को पूछा कि तुम मेरे साथ ये क्यों कर रही हो, और तब एनिड कहती है कि मेरी फीलिंग्स अचानक से तुम्हारे लिए खत्म हो गई है, क्योंकि वो आई भी अचानक से थी। तब एजेक्स कहता है कि मुझे तुम्हारी फीलिंग के चलते ही तुमसे प्यार हुआ था, और अगर तुम ये सब चीजें खुद आकर मुझे बता देती तो मुझे कम बुरा लगता। तब एनिड ने फिर से माफी मांगी, क्योंकि वो शॉन से इतना जल्दी करीब आ जाएगी ऐसा उसे भी नहीं पता था। तब एजेक्स दुखी होकर चला गया। तब तक वेडनेसडे आकर मोर्टिशिया से उसकी बुक मांगने लगी। तब मोर्टिशिया ने वेडनेसडे की सलामती के लिए उसे बुक नहीं देने का डिसाइड किया था। तब वेडनेसडे ने उसे खानदानी ड्यूल के लिए चैलेंज किया, और तब मोर्टिशिया खुश हुई, जिसमें उन दोनों को आंखों पर पट्टी बांधकर तलवारबाजी करनी थी। दूसरी तरफ चैड ने अपने बच्चों के साथ एक टेंट में घुसने का ट्राई किया, लेकिन वो रस्सी से गिर पड़ा और उसके सामने स्पार्क था जो कि आजाद हो चुका था। तब स्पार्क ने वहीं पर चैड के दिमाग को खाकर उसे मार दिया, और उस रस्सी के चलते वहां पर पटाखे फटने लगे, और ये चीज पग और यूजिन को भी पता चली। तब दोनों काफी डर गए। तब तक वेडनेसडे और मोर्टिशिया ने अपने अपने आर्टिफिशियल दिल लेकर अपने कपड़ों पर लगाए, जिसमें सामने वाले को उनके दिल को तोड़ना था, और वो भी बिना देखे। फिर वेडनेसडे ने अपनी जीत पर गुडी वाली बुक वापस मांगी। तब मोर्टिशिया ने अपनी जीत पर उस बुक को जला देने का वादा किया। फिर वो दोनों तलवारबाजी करने लगे, जिसमें मोर्टिशिया ने वेडनेसडे को हरा दिया। तब वेडनेसडे काफी दुखी हुई और उसने वहां पर तलवार फेंकी, जो कि मोर्टिशिया के पीछे आने वाले स्पार्क को लगी, और वो वहीं पर कैद हो चुका था। तब मोर्टिशिया अपनी बेटी की बहादुरी से काफी खुश थी। कुछ देर बाद वहां पर ऑफिसर्स ने आकर स्पार्क को कैद कर लिया था, जिसमें पर्क स्पार्क के कैद होने से परेशान था। साथ ही वहां पर सभी लोग चैड के मरने से भी काफी
काफी दुखी हुए। तब वेडनेसडे ने वहां पर रेवन के साथ कातिल को देखा जो कि उन्हें देख रहा था। फिर वो कातिल वहां से गायब हो गया। तब वेडनेसडे ने आकर गायब हुए आउटकास्ट के बारे में सोचना शुरू किया और गैल्पिन और कार्ल उन लोगों के बारे में क्या जानना चाहते थे ये भी वो जानना चाहती थी। तब तक विलो हिल के अंदर जूडी ने रेचल को बताया कि उन्होंने स्पार्क को कैद कर दिया है। तब रेचल खुश हुई। फिर रेचल ने वहां पर लाई गई उसकी कैदी मैरी को देखा जो कि वापस जेरिको में आकर काफी खुश थी। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 4 की शुरुआत में मेरी और रेचल बात कर रहे थे, जिसमें रेचल मेरी की मदद से टाइलर को सुधारना चाहती थी क्योंकि वो उसे ठीक नहीं कर पा रही थी। तब मेरी कहती है कि यहाँ तो मैंने सुना था कि आउटकास्ट पर खुफिया एक्सपेरिमेंट किए जाते। तब रेचल कहती है कि या तो तुम मेरी मदद करोगी या तो फिर मैं तुम्हें दूसरी जेल में भेज दूंगी। तब मेरी मदद करने के लिए मान गई। फिर रेचल ने मैरी को टाइलर के पास छोड़ा। तब मैरी उसे फिर से कंट्रोल करके शांत करने लगी। तब टाइलर काफी दुखी था और उसने वहीं पर हाइड बनकर मैरी को पकड़ लिया। तब मैरी कहती है कि बेटा तुम मुझसे नाराज हो ये मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी। तब हाइड ने मैरी को दूर फेंका, जिसमें हाइड अभी भी मैरी से नाराज था। और तब मैरी हंसने लगी। दूसरी तरफ वेडनेसडे ने कब्रिस्तान में मरने वाले बच्चों के यानी कि आउटकास्ट के अस्थियों को निकाला। तब उसे वहां पर उसकी नानी टीना आकर मिली। तब वेडनेसडे काफी खुश हो गई। तब रेवन उन्हें ऊपर से देख रहा था। फिर वेडनेसडे ने एनिट के मरने के बारे में सभी चीजें टीना को बताई और वो इस चीज का राज सॉल्व करना चाहती थी। तब टीना लोगों के फ्यूनरल के बिजनेस को कर कर ही अमीर हुई थी और उन दोनों ने अस्थियों को चेक किया। तब उन्हें पता चला कि उसके अंदर सारी अस्थियां जानवरों की थी और उसके अंदर इंसान का कोई अवशेष नहीं था। तब वहां पर रेवन ने आकर मरने वाले लोगों के पेपर कटिंग्स को लिया और वो भाग रहा था। तब वेडनेसडे उसके पीछे गई और वेडनेसडे ने कातिल को भी रेवन के साथ भागते हुए देखा। फिर वेडनेसडे वापस आकर टीना से मिली और वो कहती है कि तुम इस कब्रिस्तान को खरीद लो और यहाँ पर किसने गड़बड़ की थी ये पता लगाओ। तब टीना कहती है कि इतना बड़ा डिसीजन और पैसे मैं यहाँ पर नहीं लगा सकती। तब वेडनेसडे कहती है कि अगर आपने ये जगह खरीद ली और मुझे संभालने का काम दिया तो मेरी मॉम इस चीज से काफी भड़क जाएगी। तब टीना अपनी बेटी को जलाने के लिए मान गई। फिर वेडनेसडे ने स्कूल में रेवन को देखा जो कि हमेशा उस पर नजर रखता था और वहां से वेडनेसडे स्कूल में आई। तब उसे वहां पर एनिड और शॉन मिले। तब वेडनेसडे ने दोनों को वहां से निकलने के लिए कहा, जिसमें वहां पर एग्नेस वेडनेसडे के लिए पहले से छुपी हुई थी। तब एनिड उस पर भड़क गई, लेकिन शॉन ने उसे शांत करवाया और वो उसे वहां से लेकर निकला। फिर वहां एग्नेस ने वेडनेसडे को बताया कि उस पब्लिशर ने बुक को पब्लिश करने से मना कर दिया क्योंकि वो काफी डार्क थी और वेडनेसडे उसे पागल लगी। तब वेडनेसडे कहती है कि यहाँ पर ये रेवन हम पर नजर रखता है, फिर भी हमें सभी चीजों को पता लगाना होगा और सभी मरे हुए लोग विलो हॉल से जुड़े हुए थे, इसलिए हमें वहां पर किसी को भेजना होगा। फिर वेडनेसडे वहां से आकर अंकल फेस्टर से मिली जो कि उसके बुलाने पर आ गए थे और फेस्टर ने वहां पर शॉक देकर एग्नेस को भी पकड़ लिया। तब वेडनेसडे कहती है कि ये मेरे लिए काम करती है। फिर वेडनेसडे ने फेस्टर को विलो हॉल में जाने का काम दिया, जिसमें एग्नेस उनके लिए नक्शा लाई थी और फेस्टर को वहां पर लुइस को ढूंढना था। तब फेस्टर मान गया। साथ ही उसने ये भी बताया कि वेडनेसडे की मौसी ऑर्फिला भी वहां पर गई थी। फिर वहां से फेस्टर ने चोरी के पैसों से एक होटल में रूम लिया और वो ऊपर जाकर जोर जोरों से चिल्ला रहा था। तब मैनेजर ने वहां पर पुलिस को बुला लिया। कुछ देर बाद वहां पर ऑफिसर्स आए। तब उन्होंने सबसे पहले गैब्रियल को पकड़ लिया क्योंकि उसके होने का होटल में कोई रिकॉर्ड नहीं था। फिर उन्होंने जाकर फेस्टर को भी पकड़ा, जिसने अपने पूरे कमरे को तबाह कर दिया था। और वहां पर डैनी ने देखा कि फेस्टर के पास काफी सारे फेक आईडी थे और उसने लास्ट ईयर उनके शहर में चोरी भी की थी। तब वो लोग उससे काफी परेशान होने लगे और उन्होंने रेचल को बुलाने का डिसाइड किया। साथ ही उन लोगों को अब गैब्रियल के बारे में भी पता लगाना था जिसे पुलिस ने पकड़ा था। तब तक वेडनेसडे आकर मोर्टिशिया से मिली और उसने उसकी मौसी ऑर्फिला के बारे में पूछा। तब मोर्टिशिया ने कहा कि सालों पहले ऑर्फिला स्कूल के बाहर चिल्ला रही थी और उसने अपनी पावर्स को काफी ज्यादा यूज किया था, जिसके चलते उसके भी काले आंसू बह रहे थे। फिर इसी वजह से उसे विलो हॉल भेजा गया था और मेरी माँ को इस चीज के लिए मैंने मना किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। तब वहां पर टीना भी आ गई और मोर्टिशिया उसे देखकर चौंक गई। फिर टीना ने वेडनेसडे को कब्रिस्तान गिफ्ट में कर दिया। तब वेडनेसडे काफी खुश हुई। तब टीना कहती है कि ऑगस्टा स्टेंसस नाम के एक आदमी ने सभी मरे हुए आउटकास्ट के डेथ सर्टिफिकेट को वेरीफाई करके साइन करवाया था। तब मोर्टिशिया ने वेडनेसडे को बाहर भेजा। फिर वो कहती है कि मॉम तुम हम दोनों के बीच में आ रही हो। तब टीना कहती है कि तुम दोनों के बीच में पहले से काफी दूरियां है, जिसमें वेडनेसडे काफी काबिल है और तुम उसके रास्ते में मत आओ और उसे उसका रास्ता खुद बनाने दो।
साथ ही तुम्हें यहाँ पर डोनेशन देने के लिए ही कहा गया होगा, जो कि स्कूल वालों को मेरे से चाहिए, और मैं डोनेशन दे दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें वेडनेसडे को गुडी की बुक वापस करनी होगी। तब मोर्टिशिया ने वहीं पर बुक को जला दिया। तब टीना वहां से भड़क कर चली गई। दूसरी तरफ फेस्टर को रेचल के पास भेजा गया। तब उसके फेक आईडी से रेचल उसे पहचान नहीं पा रही थी। वहाँ फेस्टर पागलों जैसी बातें करने लगा, जिसमें जूडी और रेचल ने देखा कि फेस्टर के दिमाग के अंदर काफी सारे अवसार पड़े थे। तब दोनों ने उसे शॉक दिया, लेकिन फेस्टर को इन चीजों की काफी ज्यादा आदत थी और वहाँ से फेस्टर को जेल में भर्ती कर लिया गया, जिसमें फेस्टर को वहाँ पर लुइस को ढूंढना था और उसे किचन में एक औरत मिली जो कि उसे देख रही थी और उसका नाम भी लुइस जैसा था। तो फेस्टर ने उसे कोपचे में पकड़ लिया और उसने देखा कि वो लुइस नहीं बल्कि लुइस थी और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। इसी वजह से दोनों ने साथ में मजे किए। तब तक स्कूल में किलर ने वेडनेसडे को छुपकर देखना शुरू किया, जिसमें वेडनेसडे को एग्नेस ने बताया कि ऑगस्टा अब विलो हॉल के अंदर कैद है, जिसमें वो बुढ़ापे के चलते पागल हो गया है। तब वेडनेसडे ये सुनकर चौंक गई और एनिड ने वेडनेसडे को उसके साथ नाश्ता करने के लिए कहा। तब वेडनेसडे ने मना कर दिया और उसने थिंग को ऑगस्टा के बारे में पता लगाने का काम फेस्टर को बताने के लिए कहा। तब वहां पर एनिड वेडनेसडे पर भड़क गई, क्योंकि वो अब उसे दोस्त नहीं समझ रही थी और वो एग्नेस के साथ ज्यादा वक्त रहती थी। तब वेडनेसडे कहती है कि तुम पहले हमेशा मुझसे दूर रहना चाहती थी। वहीं पर वेडनेसडे को काफी सारे कौवे दिखे। तब वेडनेसडे ने एनिड को अंदर जाने के लिए कहा, जिसमें सभी कौवों ने उन लोगों पर हमला कर दिया। तब वेडनेसडे एनिड को बचाने में लग गई और वहां पर बैरी भी अपनी पावर से कौवों को भगा रहा था। तब एक कौवा थिंग को लेकर उड़ गया और बैरी ने आग का गोला छोड़ा, जिसके चलते वो दोनों अलग हुए, जिसमें थिंग नीचे गिर रहा था। तब एनिड ने उसे पकड़कर बचा लिया, जिसमें वेडनेसडे ने वहां पर किलर को देख लिया। तब वो उसे पकड़ने उसके पीछे गई, जिसमें किलर स्कूल के खुफिया रास्तों से भाग रही थी और अचानक से वो गायब हो गई। फिर वेडनेसडे आगे बढ़ी, तब उसे वहां पर रेचल मिली। तब वेडनेसडे कहती है कि क्या ये कोट तुम्हारा है और तुम यहाँ पर कैसे आ गई। तब रेचल कहती है कि मुझे यहाँ पर म्यूजिक टीचर ईशा ने बुलाया है, जो कि म्यूजिक से पेशेंट्स की मदद करना चाहती थी। तब वेडनेसडे कहती है कि तुम्हारे पेशेंट्स को तो औजारों से ठीक करना चाहिए। वहीं पर ईशा आ गई और रेचल के साथ वो कल की मीटिंग फिक्स करने लगी। फिर रेचल वहां से निकली। तब वेडनेसडे को अब ईशा पर भी शक था। फिर वेडनेसडे भी वहां से निकल गई। तब तक ऑफिसर्स गैब्रियल से बात कर रहे थे। तब वहां पर बियांका आ गई, जिसे ऑफिसर्स स्कूल के चलते जानते थे। फिर बियांका वहां से दोनों ऑफिसर्स को साइड में लेकर गई और उसने दोनों को ये केस बंद करने के लिए और गैब्रियल को छोड़ देने के लिए कहा। तब दोनों उसकी पावर के चलते मान गए। तब तक वेडनेसडे को मोर्टिशिया मिली और वो कहती है कि तुम्हारे अंकल फेस्टर विलो हॉल में है और वो वहां पर अपनी मर्जी से ही जा सकते हैं, जिसमें तुमने वहां पर उसे क्यों भेजा है। तो वेडनेसडे कहती है कि वो मेरी मदद सच को जानने में कर रहे हैं और मैं एनिड को मरने नहीं दूंगी। तब मोर्टिशिया कहती है कि ये वही कौवे हैं जिन्होंने आज हमला किया था और तुम्हें अब रुकना होगा, वरना तुम सब बर्बाद कर दोगी। तब तक थिंग आकर फेस्टर से मिला और उसने ऑगस्टा के बारे में पता लगाने के लिए कहा, जो कि शायद लुइस को भी जानता होगा। तब फेस्टर ने इस बारे में गार्ड से पूछा। तब गार्ड उसे ऑगस्टा के पास लेकर गया, जो कि वहां पर कैद था और उसके दिमाग की हालत ठीक नहीं थी, साथ ही वो एक नॉर्मी था। तब फेस्टर ने ऑगस्टा से लुइस के बारे में पूछा। तब उसका तोता फेस्टर का मजाक उड़ाने लगा। तब फेस्टर ने तोते को एक काफी बड़ा शॉक दिया। तब तक वेडनेसडे आकर ऑरी से एवियन के बारे में पूछ रही थी, जो कि उसे मारना चाहते थे और शायद वो ऑगस्टा से भी जुड़ा हुआ था। तब ऑरी कहता है कि ऑगस्टा यहाँ पर पढ़ाता था, जिसमें वो नॉर्मी था, साथ ही उसकी एक बेटी भी थी, लेकिन उसका नाम मुझे याद नहीं है। तब तक जेल में मैरी जा रही थी। तब उसने रास्ते में फेस्टर को देख लिया और वो उसे पहचानती थी और रास्ते में लुइस का नाम लेकर ऑगस्टा ने फेस्टर को एक खुफिया कमरा दिखाया। तब फेस्टर समझ गया कि उसके अंदर शायद लुइस होगी और तब तक मैरी रेचल से मिली और वो कहती है कि मुझे टाइलर से बात करनी है, क्योंकि वो मेरे से नाराज है और हाइड कभी भी अपने मास्टर को मार नहीं सकते और हमें अब साथ में काम करना होगा। तब रेचल कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तब मैरी ने रेचल को फेस्टर एडम्स के बारे में बताया, जो कि वेडनेसडे का चाचा था और वो यहाँ पर है तो वो कुछ गड़बड़ करेगा, ऐसा ही होगा। तब वहां से रेचल ने आकर फेस्टर को पकड़ लिया और उसे काफी ज्यादा पिटवाया और फिर उन्होंने फेस्टर को स्पार्क के साथ एक खुफिया कमरे के अंदर कैद कर दिया। तब फेस्टर वहां पर हंस रहा था और ये चीज थिंग ने भी देख ली थी। तब थिंग ने आकर वेडनेसडे को सभी चीजें बताई। तब वेडनेसडे अब अपने अंकल को बचाना चाहती थी। फिर वेडनेसडे ने एग्नेस और एनिड के साथ वहां पर जाने का प्लान बनाया और उसने एनिड को खास इन्वॉल्व नहीं किया था, क्योंकि उसकी जान पर खतरा हो सकता था। तब एनिड इस चीज से भड़की हुई थी और वो भी वेडनेसडे की मदद करना चाहती थी,
तब वेडनेसडे ने उसे बाहर रुककर सब पर नजर रखने का काम दिया। रात होने पर वेडनेसडे ईशा की कार के अंदर छुपकर विलो हॉल जा रही थी। फिर गेट पर कार को रोककर चेक किया जा रहा था। तब एग्नेस ने ऑफिस के अंदर एक धमाका करवाया, जिसके चलते सभी गार्ड्स का ध्यान भटक गया और वेडनेसडे कार से बाहर आ गई। फिर वो लोग जेल में घुस गए और तब उनकी मदद फेस्टर की गर्लफ्रेंड ने भी फेस्टर को बचाने के लिए की थी। तब तक ईशा वहां पर आकर बाकी कैदियों से मिली और वो उनके लिए म्यूजिक बजाने लगी, जिससे उन लोगों को शांत किया जाने वाला था। फिर वेडनेसडे आकर फेस्टर से मिली और उसने फेस्टर को आजाद कर दिया और वो दोनों वहां से निकले। तब स्पार्क भी उसके हथकड़ियों को तोड़कर निकल गया, जिसमें मैरी को गार्ड्स लेकर जा रहे थे। तब वहां पर स्पार्क्स ने आकर गार्ड्स को मार दिया और मैरी वहां से भागी। तब उसे भी रास्ते में वेडनेसडे दिख गई। वहीं पर सायरन बजा। तब रेचल ने सभी कैदियों को निकालना शुरू किया और वो अगस्टा को लेकर ऑफिस में जाने निकली। तब तक वेडनेसडे और लेस्टर ने आकर अनऑथोराइज रूम के दरवाजे को खोल दिया, जो कि अंदर से स्टोर रूम जैसा था और उसके अंदर कोई काम का सामान नहीं था। लेकिन वहां पर वेडनेसडे ने खुफिया रास्ते को ढूंढ लिया। तब उनके सामने लुइस दिखी, जो कि कोई लड़की नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म आउटकास्ट इंटीग्रेशन स्टडी नाम का एक खुफिया प्रोजेक्ट था। फिर वो दोनों उस प्रोजेक्ट के लिए नीचे बेसमेंट में आए। तब उन्हें वहां पर काफी सारी जेल मिली। साथ ही वहां पर एक टेक्नोलॉजी से मशीन को बनाया गया था, जिसमें वहां पर कैद में आउटकास्ट को रखकर उन पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे और उन्हें मरा हुआ साबित करके उन्हें नीचे रखकर काफी ज्यादा तड़पाया जाता था, जिसमें गैल्पिन नहीं चाहता था कि उसके बेटे टाइलर के साथ भी कुछ ऐसा हो, इसलिए वो आउटकास्ट पर रिसर्च कर रहा था। वहीं पर वेडनेसडे को एक लड़की मिली जो कि काफी डरी हुई थी। तब वहां पर रेवन के साथ किलर भी आ गया था और वेडनेसडे उसे पहचान चुकी थी और वो किलर कोई और नहीं बल्कि जूडी थी और वही अगस्टा की बेटी थी और वही अगस्टा के बाद आउटकास्ट पर एक्सपेरिमेंट करती थी, जिसमें उसके पिता के चलते जूडी को स्कूल के खुफिया रास्तों के बारे में भी पता था। फिर जूडी ने बताया कि मेरे पिता नॉर्मिस थे। फिर भी वो नेवरमेयर एकेडमी में पढ़ने गए, जिससे वो आउटकास्ट को समझ सके और उन्हें खुद के लिए सुपर पावर्स चाहिए थी और इसी वजह से उन्होंने आउटकास्ट पर यहाँ एक्सपेरिमेंट शुरू किया। लेकिन वो कभी भी खुद के लिए पावर्स नहीं ले पाए क्योंकि उनकी उम्र काफी बढ़ चुकी थी और इसी वजह से उन्होंने मुझे पावर दिलवाई, जिसमें मैं पंछियों को कंट्रोल कर सकती हूँ। तब फेस्टर और वेडनेसडे को अपने बच्चों के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करना काफी बुरा लगा, लेकिन वहां पर जूडी अपनी पावर से खुश थी और तब फेस्टर ने जूडी पर काफी बड़ा बिजली के झटके से वार किया, जिसके चलते उस पूरी जेल की लाइट ही चली गई। तब बाहर एनिड और एग्नेस डर गए और एनिड ने वहां पर शेरिफ डैनी को फोन लगाया। तब तक सभी कैदी आजाद होने लगे, जिसमें बेसमेंट के कैदी ने वहां पर जूडी को पकड़ने का ट्राई किया, लेकिन जूडी वहां से भाग गई। तब वेडनेसडे वहां पर डरी हुई लड़की को बाहर निकालने लगी और तब तक ऊपर की तरफ ऑफिसर्स स्पार्क को मार रहे थे, लेकिन स्पार्क पर कोई असर नहीं पड़ा। तब गार्ड्स के न होने के चलते मैरी टाइलर के पास आ गई और उसने टाइलर को आजाद किया। फिर मैरी कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी और उसने टाइलर की जंजीरों को तोड़ दिया था। तब टाइलर कहता है कि तुम्हारे चलते मैं यहाँ पर फंसा था, जिसमें अब तुम मेरी मास्टर नहीं हो। तब मैरी कहती है कि हम दोनों की दुश्मनी वेडनेसडे से है और वो यहीं पर है तो हम उसे मार सकते हैं। तब टाइलर कहता है कि उसे मैं देख लूंगा, लेकिन पहले मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। तब मैरी वहां से भागी और टाइलर वहां पर हाइड में बदलने लगा, जिसमें वो पहले से काफी बड़ा और पावरफुल बन चुका था और फिर उसने जाकर वहीं पर मैरी को मार दिया। तब तक फेस्टर ने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बाकी कैदियों को बचा लिया था और वो लोग वहां से निकल गए और जेल के अंदर रेचल और अगस्टा ऑफिस में छुपे थे। तब वहां पर स्पार्क आ गया और स्पार्क ने वहीं पर रेचल को मार दिया और फिर वो बोलने लगा था क्योंकि इतने सारे लोगों की बॉडीज को खाने के बाद उसका शरीर ठीक हो रहा था और शायद वो अगस्टा को भी जानता था और फिर उसने अगस्टा को वहीं पर मार दिया। तब तक वेडनेसडे के सामने हाइड आ गया। तब वेडनेसडे ने वहां से उस लड़की को भगा दिया और हाइड आगे बढ़ा। तब वेडनेसडे वहीं पर खड़ी थी, जिसमें हाइड वेडनेसडे को देख रहा था, लेकिन वेडनेसडे को उससे डर नहीं लगा। लेकिन कुछ ही देर बाद वेडनेसडे जेल से बाहर काफी घायल हालत में आकर गिरी। तब वहां पर ऑफिसर्स भी आ चुके थे और उस जगह पर हाइड ने उनके बीच में आकर ऑफिसर्स को मारना शुरू किया और फिर वो जंगल में भाग गया। तब तक थिंग ने वेडनेसडे को देखा, जो कि मरने की हालत में थी और इसी के साथ ही बेहतरीन सीजन 2 का पार्ट 1 यहीं पर खत्म हुआ। और अगर आप आगे के एपिसोड्स को देखना चाहते हो तो आपको इस चैनल पर मेरा 40,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट खत्म करना होगा। साथ ही आपको कमेंट में मुझे ये भी बताना होगा कि आपको क्या लगता है कि वेडनेसडे सीजन 2 के अंत तक एनिड को बचा पाएगी कि नहीं, और अगर वो बचेगी तो कैसे बचेगी। और मुझे भी देखना है कि आप में से कितने लोगों की थियरी सही साबित होती है।